दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस के बाजार पे आ जाते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए 250 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, 0.50% का जंप है, यानी 0.5% की तेजी अभी आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं। नैस्डेक को देखने चले तो नैस्डेक अभी के समय न्यूट्रल, कल आपने देखा अच्छी तेजी, आज ये न्यूट्रल ही परफॉर्म करा है। साथ में वैल्यूएशन की बातचीत अपन कर चुके हैं और भी डिटेल में आपको कल मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको देखना होता है कि कहाँ पे बबल है, कहाँ पे बबल नहीं है। साथ में आप देखोगे ना तो ब्रेंट अभी नीचे है, मतलब ट्रेडर्स ने एक्चुअली बात मान ली है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मार्केट ने बात मान ली है, ट्रेडर ने बात मान ली है ईरान के जो टीवी मीडिया की न्यूज़ है उसको देखकर। अब देखो ट्रेडिंग कौन कर रहा था पहले, ट्रंप। मुझे लगता है ईरान भी अब ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका है, क्योंकि ईरान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसपे पहली बात तो किसी के साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। दूसरी बात, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिख दी और मीडिया के जरिए ग्लोबली उसको अपडेट कर दिया। ये बता दिया है कि 1 महीने बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दूंगा, यानी ईरान कर देगा, और उसके अंदर जो प्री वॉर लेवल है वैसा का वैसा हो जाएगा, यानी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी अगले 1 महीने में। साथ में ये भी बोल दिया कि ट्रंप अपनी आर्मी को हटा देगा, ब्लॉकेड ओपन कर देगा, जिसमें ट्रंप ने कुछ कहा भी नहीं है और ईरान की जो भी बातें हैं उसके ऊपर यूएस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने हामी नहीं भरी है। ये सी चीज़ आपको बताइए, सिचुएशन पता ही है कि किस तरह से मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। कुछ डेटा मैंने आपको दिए थे ट्वीट्स के बेसिस पे कि पिछले 5 ट्वीट्स के हिसाब से क्रूड ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये 6ठा ट्वीट है ट्रंप का। देखते हैं क्रूड आप यहाँ से ऊपर जाता है नहीं जाता है। चांसेस काफ़ी हाई है कि क्रूड ऊपर जाए। अगर क्रूड ऊपर गया तो डेफिनेटली फिर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। कुल मिला के दोस्तों मार्केट के अंदर खेल चल रहा है। अब देखो खेल तो आईपीएल में भी चल रहा है। पिछले वीडियो के आपके रिस्पॉन्स मैंने देखे, जिसको देख के साफ साफ लगता है कि जनता भी आईपीएल देख रही है। तो इसी के साथ एक अपडेट आपको दे देता हूँ। बिल्कुल आईपीएल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार गेम अभी चल रहा है। राजस्थान वाले धो रहे हैं हैदराबाद को बहुत अच्छे से। कल मार्केट बंद है, ठीक है। ये अपडेट आपके पास आई थिंक पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची है तो कल मार्केट की छुट्टी है, परसों मार्केट ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों वापस आते हैं मार्केट पर, और ट्रंप को लेकर अभी देखो सब परेशान है। ट्रंप का अगला गेम क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। इस उम्र में ऐसा हो जाता है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि टेन्योर इनका खत्म भी होगा, 2029 में इनका जो कार्यकाल है वो खत्म भी होगा। बुरी बात क्या है? बुरी बात दोस्तों यह है कि इनका बेटा खड़ा है अगले इलेक्शन में, अगर वो जीत गया तो फिर वापस से वही सिचुएशन बनेगी। चलो ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, और भी सारी चीज़ें होगी, बहुत चीज़ें प्ले करेगी अपोजिशन जो पार्टी, वहाँ पे भी काफ़ी दमदार कैंडिडेट है, उसको आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ट्रंप का जो टेन्योर है वो काफ़ी कम रह चुका है, या कम नहीं बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि हाँ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। अब देखो दोस्तों, ऐसा मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, इंडिया के जो भी इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली यही सब चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन यूएस के जो बिजनेस पर्सन है वो भी दोस्तों यही सोच रहे हैं कि ये आदमी कब जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप का जो कार्यकाल है वो लास्ट नहीं होगा फॉरएवर, यानी हमेशा नहीं चलेगा। यूएस ग्रुप्स ये प्रेशर डाल रहे RWE पे कि आप अपना काम करते रहो, ट्रंप चाहे कुछ भी कहे। एक्चुअल में क्या सिचुएशन है एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपने देखा होगा वारी एनर्जी का स्टॉक नहीं चल पा रहा है और गिरा था, उसके पीछे का रीज़न था कि यूएस न्यूज़ जो ट्रंप की तरफ से आई थी कि ट्रंप जैसे ही कुर्सी पे बैठा, ट्रंप ने यही चीज़ बोली कि बाहर की जो भी कंपनीज ग्रीन एनर्जी का काम कर रही है यूएस के अंदर, रीन्यूएबल एनर्जी का काम कर रही है यूएस के अंदर, उस सबको हटा दूंगा। अभी तक ऐसा कोई रूल आया नहीं है, बट बोल दिया। अब उसकी वजह से अपने स्टॉक गिर गए, क्योंकि वारी एनर्जी यूएस के अंदर भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब वारी एनर्जी डर रहा है यूएस में और इन्वेस्टमेंट करने से, और साथ में जो यूएस की कंपनी है वो भी डर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने से, या फिर जो बाहर की कंपनी उनके साथ में काम करने से। अब देखो इशू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस एनवायरमेंटल ग्रुप ये प्रेशर डाल रहा है RWE के ऊपर, एक मेजर रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है यूएस में, कि आप अपने प्रोजेक्ट को बंद मत करो। जो भी ऑफशोर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या तो इंडिया के साथ है या चीन के साथ है, XYZ, उसको चालू रखो। क्यों? क्योंकि देखो ट्रंप ने धमकी तो दी है कि रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा ये वो करके, लेकिन लोग डर गए हैं। यहाँ पे मैसेज ये है RWE के लिए कि ट्रंप हमेशा नहीं रहेगा,
पॉलिटिकल टर्म्स ये सब टेम्पररी बेसिस पे है। सो कंपनी को सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बेसिस पे, और पॉलिटिकल फियर से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। यूएस के अंदर भी लोग परेशान हैं, इंडिया भी परेशान है। मैं तो मान चुका हूँ कि 2029 तक, जब तक ट्रम्प पे ब्रॉडर लेवल पर शायद कुछ पोर्टफोलियो में ना हो, अगर हो गया तो बोनस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और कुछ कंपनीज है जो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिनका बिजनेस बहुत गंदी तरह से बर्बाद हो चुका है, वहाँ से कंपनीज को ऊपर आना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी भी कुछ कंपनीज है जहाँ से बच के रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को, उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक जब गिरता है, बहुत सस्ते में मिलता है, तो काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्टिंग करने की गलती कर देते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनीज हैं, Q4 के रिजल्ट है, प्लस और भी कुछ अपडेट्स हैं कंपनी को लेकर, रिएक्शंस हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे हमको पता चलता है कि नंबर्स के बाद में गेम अब बदल चुका है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है। तो स्टॉक अगर नीचे भी जाए तो ये नहीं सोचना है कि कंपनी का स्टॉक अट्रैक्टिव है, क्यों नहीं सोचना है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 2% स्टॉक ऊपर गया। आज मार्केट बंद होते होते बाइंग आई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अच्छे रिजल्ट इसके आ सकते हैं। यहाँ से 475 का ब्रेकआउट इसने इंट्राडे में दिया। 49 का पी अब इसका हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। पहले तो आई थिंक ये 80-90 तक भी पहुँच गया था, बट अभी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है। अब देखो, इसके रिजल्ट आए हैं अभी कुछ समय पहले 8/24 पर, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है 11% से घट के 6% ही हो चुके हैं। सो मार्जिन काफ़ी बुरी तरह से ड्रॉप कर चुके हैं, और साथ में इसमें जो रेवेन्यू है, देखो वो भी बहुत बड़ी बात है कि चलो मार्जिन आप संभाल लो आगे चल के, बट ये क्या, सेल्स भी आपने गिरा दी एक तरह से, फिर किस बात की ग्रोथ। तो अल्टीमेटली इसकी सेल्स गिर गई 10% के साथ में, एबिटा गिर गया, मार्जिन 43% के साथ में, नेट प्रॉफिट इसके 50% के साथ में गिर गए। तो सब कुछ डाउन है, पूरा बिजनेस अभी डाउन चल रहा है। सो ऐसे में स्टॉक भी डाउन ही जाएगा और रिटर्न्स उसमें नहीं बनेंगे। अब देखो, टेक्निकल चार्ट बताता है, फंडामेंटल आपको बताते हैं, बस वही बात है, लोग एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर जो ले लेते हैं ठीक है वो कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, कमेंट कुछ ही आते हैं। लेकिन जो कुछ भी कमेंट करते हैं उनको भी सीखना चाहिए कि मार्केट के अंदर चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी चेंजेस करने पड़ते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो वो नहीं कर पाते हो तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है, बट म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स आ चुके हैं। वैसे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मत करना, फिलहाल म्यूचुअल फंड में भी नहीं बन रहा है पैसा। लेकिन चलो, फिर भी म्यूचुअल फंड इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने मान लो 50% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और 50% से आप डायरेक्टली उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 50% आपका ऐसे रहेगा कि चलो ठीक है, वो फंड मैनेज कर देगा फंड मैनेजर, 50% आप खुद का, चलो ठीक है, वो अलग स्ट्रैटेजी आगे चल के बातचीत करेंगे। सो देखिए दोस्तों, गेम इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे आपने देखा ब्रेकडाउन। सो टेक्निकल्स में जब भी ब्रेकडाउन होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उसका कोई कारण होता है। अब वो कारण क्या था कि कंपनी ने गाइडेंस बहुत खराब कर दी थी कि हमको तो 3-4 साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में, और कंपनी कुछ कहती है ना 3-4 साल, तो उसको 5-6 साल मानो, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा अच्छा ही बताती है अपने बारे में। सो स्टॉक गिर गया यहाँ पे, तो यही पे एग्जिट बनता है। ठीक है, एग्जिट मतलब ट्रिम भी कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बट होल्ड भी कर सकते हैं लोग, बट बाय करने का सेंस नहीं होता, जैसे केन्स में भी हुआ। ठीक है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज में ऐसा होता है। अब चलो ठीक है, यहाँ पे भी इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया, फिर बाय करने के लिए आपको मिलेगा रिजल्ट अच्छा या ब्रेकआउट। अब देखो, यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं है। केन्स के अंदर भी कुछ लेवल्स हमने देखे थे, या और भी काफ़ी सारी कंपनीज आती है जो बर्बाद हो चुकी है, उनके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं जो मेक और ब्रेक के होते हैं। सो ये हुआ नहीं, और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ था, ट्रैप किया लोगों को थोड़ा सा, उसके बाद में स्टॉक ब्रेकडाउन अभी नीचे है। सो ये इंडिकेशन होता है डाउन ट्रेंड का। फिलहाल देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। कंपनी ने 3-4 साल की बात तो की है, और वैसे ही कंपनी परफॉर्म भी करी अभी, क्योंकि कंपनी ने खुद ने कहा है कि हम खराब परफॉर्म करेंगे, तो उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस कैसी थी, उसका रिएक्शन मिलेगा परसों। सो चेक करते हैं कि परसों कैसा है, यहाँ पे पैटर्न बनता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो गया, नए लो पे आ गया, तो फिर अगेन एक एग्जिट का पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। सेकेंड जो कंपनी, इसका नाम है बाटा। हो सकता है ये स्टॉक आपके पास में नहीं है, लेकिन देखना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आपके पास में हो सकती हैं जो अभी इस पैटर्न से गुजर रही है। देखो, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, 49 का पी रेशियो, ठीक है, डिविडेंड यील्ड बढ़ चुकी है, यानी ग्रोथ कम, पिछले 5 साल में 55% क्रैश। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नेचर कुछ ऐसा है कि 1990 से 2003 में स्टॉक 90% भी क्रैश हो गया था। देखो, नाम है
बाटा, मैं आपको बोलता हूँ टाटा हो या बाटा हो, जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स और जो टेक्निकल्स है वो अच्छा नहीं है, जब तक कुछ नहीं करना होता है इन्वेस्टर को, चाहे ब्रांड वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो। सो यहाँ पे गेम पलट चुका है, कंपनी बर्बाद ही हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि आप नंबर्स देखोगे तो फर्स्ट मार्जिन 22% से 18% है। फिर अगर आप प्रॉफिट देखने जाओगे तो प्रॉफिट तो इसके साफ हो चुके हैं, नुकसान में आ जाएगी शायद 95% के साथ में इसके प्रॉफिट डाउन है। रेवेन्यू 5% बढ़ चुका है और साथ में 14% की माइनस यानी नेगेटिव ग्रोथ है एबिटा के अंदर। सो अल्टीमेटली अदर इनकम या टैक्सेस की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा चूना लगा है, यानी प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरा है इसका, जो कि 95% नीचे है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिलैक्सो भी इसी तरह से चल रहा है, यानी यहाँ पे रिलैक्सो या किसी कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो सेक्टर है वही खराब है। अब लगेगा यार अपने इंडिया का सेक्टर खराब है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना नाइकी, ठीक है, ये भी इसी पैटर्न के साथ में। अगर आप एसेंचर को देखोगे तो एसेंचर के साथ में टीसीएस भी उसकी राह पे है, और सेम आप सिचुएशन देख सकते हैं नाइकी की राह पे आपको रिलैक्सो और बाटा चलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी सेक्टर्स में है। अब देखो यहाँ पे गलती सब करते हैं, गलती क्या होती है, इन्वेस्टिंग है, प्लस माइनस होगा, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली मार्केट में पैसे डाल रहे हैं या कोई भी ऐसी एसेट में पैसे डाल रहे हैं जो वॉलेटाइल है, जो फिक्स रिटर्न नहीं देती है, तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो या कुछ भी हो। तो रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि टाइमली एग्जिट करो या स्टॉप लॉस लगा लो, या जो भी रीज़न आपके पास में स्टॉक खरीदने का वो रीज़न नहीं हो तो वहाँ से निकलो। अब देखो गलतियाँ कौन नहीं करता है, बिल एक्मैन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था काफ़ी कि एक फोकस्ड पोर्टफोलियो चलाते हैं जिसमें कुछ कंपनीज होती हैं और हैवीली इन्वेस्ट करते हैं उसमें, हैवीली। वॉरेन बफेट के चेले हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल एक्मैन ने नाइकी के इतने शेयर खरीदे गिरावट पर कि नाइकी की 1% ओनरशिप आ गई इनके पास में। ठीक है, अब क्या होता है, एक न्यूज़ आती है अभी कुछ टाइम पहले जिसमें आप देख सकते हैं कि दो कंपनी है, चिपोटले और नाइकी, इसमें बिल एक्मैन ने लॉसेस फेस किए और एग्जिट मार दिया। यानी कभी कभी नुकसान भी खाना चाहिए ताकि नुकसान बढ़े ना। सेम सिचुएशन मैंने भी की थी, रिलैक्सो से एग्जिट किया था और पॉलीकैब में आई थिंक 3900 के समथिंग 4000 के आसपास इन्वेस्ट किया था, तो वो लॉसेस भी रिकवर हो गए साथ में, ये लॉसेस या जो भी है टॉप से गिरा जो भी है वो सब कुछ रिकवर हो जाता है ऐसे। बट पॉइंट ये है कि आप बाद में भी गलत जा सकते हैं, अगर आपने एग्जिट किया तो फिर दूसरी चीज़ में भी आप गलत जा सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि गलत जाओगे, एक्सेप्ट करोगे गलती, तभी आप दूसरा चांस ले पाओगे और सही जाने के लिए आपका रास्ता खुलेगा। लेकिन आप वो गलती करके बैठ जाओगे, या फिर आपने गलती नहीं की लेकिन कंपनी ने वैसा नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ से स्विच करना पड़ता है। अब बिल एक्मैन ने भी यही किया, लॉसेस को फेस किया और ऑब्वियसली वहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में। सो यही सीखने वाली बात है। अब देखो बाटा की सिचुएशन है, स्टॉक अभी 68% नीचे है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यार 40% गिर गया चलो लेते हैं, चलो 50 गिर गया लेते हैं, लेकिन जब तक कोई बुल ट्रेंड नहीं है, जब तक नहीं बनेगा पैसा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ इस मार्केट के अंदर जो ट्रम्प वाला मार्केट अभी बना हुआ है। सो काफ़ी लोग कैश होल्ड कर रहे हैं, वो बचे हुए एटलीस्ट, और काफ़ी लोग जो क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देके स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो उनके पोर्टफोलियो के अलावा कोई कंपनी हो, वो डिफरेंट कंपनी हो, लेकिन उनमें पैसा बन रहा है। सो ये वो मार्केट नहीं है जिसमें ब्रॉडर मार्केट अगर चल रहा है तो फिर स्टॉक भी चलेगा, ये मार्केट है स्टॉक स्पेसिफिक का, तो उसके बेसिस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, चांसेस कम है सक्सेस के, क्योंकि ट्रम्प है जब तक। तो डेफिनेटली यहाँ से सीख सकते हैं आप, या फिर अपने हिसाब से जो भी नंबर्स बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।